नंदू गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात गणेश जी की भक्ति करता था। नंदू को तो तरह तरह की मूर्ति बनाने का बड़ा ही शौक था। वो एक मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाया करता था। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक आता है और वो नंदू के मालिक विजय को गणेश जी की मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते हुए कहता है, भाई साहब, मुझे अपने मंदिर के लिए गणेश जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनवानी है। और हाँ, आपके पास एक नंदू नाम का कारीगर है, ये मूर्ति उसी से बनवाइएगा। उसके हाथों में तो जादू है, जादू। बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाता है वो। हाँ भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपकी मूर्ति सुंदर ही बनेगी। भाई साहब, खास ध्यान रखिएगा इस बात का कि मूर्ति नंदू ही बनाए। बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है वो। मूर्ति बनाने की बहुत अच्छी कला है उसके अंदर। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सुंदर सी मूर्ति बनवाऊंगा। विजय हमारा नौकर है, जैसा बोलते हैं वैसे ही काम करता है। नंदू का मालिक बहुत खुश होता है और वो गणेश की मूर्ति बनाने का काम नंदू को ही देता है। अब क्या था, नंदू पूरे मन से गणेश जी की मूर्ति बनाने में लग जाता है। 10 दिन बाद जब ग्राहक मूर्ति लेने आता है तो वो मूर्ति देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये गणेश जी की मूर्ति तो सच में बड़ी सुंदर है। नंदू, तुम तो सच में बड़े अच्छे कारीगर हो। भगवान ने तुम्हें मूर्ति बनाने की एक अलग ही कला दी है। कितनी सुंदर मूर्ति बनाते हो तुम। इतनी सुंदर मूर्ति पूरे नगर में कोई नहीं बनाता होगा। चलो, अच्छी बात है कि आपको मेरी मूर्ति बड़ी पसंद आई है। आगे से आपका जो भी काम होगा आप यहीं आइएगा। नंदू, क्या तुम्हारा फोन नंबर मुझे मिल सकता है? नंदू ग्राहक को अपना फोन नंबर अपने मालिक के सामने ही दे देता है। अब मुझे जो भी काम रहेगा मैं डायरेक्ट तुमसे ही बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है। ग्राहक विजय को पैसा देता है और नंदू को अलग से 1000 रुपए देते हुए कहता है, ये लो, मेरी तरफ से। तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ग्राहक के जाने के बाद विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदू से बोलता है, देख नंदू, तू यहाँ से चला जा। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमें जानता हूँ कि तू बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है, पर तेरी वजह से ग्राहक मुझसे दूर हो रहे हैं। अरे मालिक, अगर मेरी वजह से आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इससे आपका काम तो चलता ही है, फिर इसमें क्या दिक्कत। देख, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी दुकान पर काम करे। मेरे पास और भी कारीगर है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तू ही अच्छी मूर्ति बनाता है। बाकी और लोग भी हैं, सबके सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में ही पूछते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू यहां से चला जा और कल से यहां आने की जरूरत नहीं। तेरा जितना भी हिसाब बनता है मैं तुझे दे दूंगा। अरे पर ऐसा मत करो मेरे साथ। आपको तो पता ही है, आपकी वजह से मेरा घर चलता है। अचानक से मुझे निकाल दोगे तो मैं कैसे काम करूंगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। ये सब तुझे देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं। विजय गुस्से में नंदू को काम पर से निकाल देता है। बेचारा नंदू उदास परेशान होकर घर आ जाता है। घर आकर उदास होकर वो अपने घर के एक चारपाई पर लेट जाता है। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन आती है और बोलती है, क्या हुआ नंदू, तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे मालिक ने काम पर से निकाल दिया है। उनको लगता है कि मेरी वजह से सारे ग्राहक उनसे दूर हो रहे हैं, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका ही काम करता हूं। लेकिन तब भी उनको मेरे पर भरोसा ही नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंता मत कर, गणपति बापा सब ठीक करेंगे। अभी तू बहुत परेशान है, मेरी बात मान तो बापा के दर्शन करके आ, शायद तुझे कुछ अच्छा लगे। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे मैं तुझे गणपति बापा के मंदिर जाने के लिए बोल रही हूँ। एक बार दर्शन करके आ जा, तुझे अच्छा लगेगा बेटा। और वैसे भी तू तो गणपति बापा का बहुत बड़ा भक्त है ना, फिर उन पर भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे सारे सपने पूरे होंगे। मुझे तुझ पर और अपने गणपति बापा पर पूरा भरोसा है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे ही अगले दिन नंदू हताश परेशान होकर गणेश भगवान के मंदिर जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन नंदू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, तुम्हें तो बुखार है, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर को दिखाकर तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। बेटा, तेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तू कहाँ से मेरी दवाइयाँ लेकर आएगा? रहने दे, ठीक हो जाऊंगी 1-2 दिनों में। अरे नहीं माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। मेरे पास पैसे हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता।
तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। अरे बेटा रहने दे, थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब होगी ही ना। बुढ़ापा आ चुका है मुझे, और बुढ़ापे में बीमार होना तो आम बात है। रहने दे तू, चिंता मत कर। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं हैं और तू दवाई लाने की बात कर रहा है। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। नंदू अपने आसपास के दोस्तों से अपनी माँ की दवाई लाने के लिए कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसके सभी दोस्त उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। बेचारा परेशान होकर मेडिकल स्टोर पर जाता है और कहता है, भाई साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप मुझे उधार दवाइयाँ दे दोगे? मैं वादा करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ है? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे नशेड़ियों को। बीमारी के नाम पर पैसा मांगते हो और फिर जाकर दारू पीते हो। मैं क्या तुम लोगों को बेवकूफ लगता हूँ? नहीं नहीं भाई साहब, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, बल्कि मैं गरीब हूँ, तभी तो मैं आपके आगे हाथ फैला रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं किया। यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं हैं और आप बात कर रहे हैं कि मैं नशा करता हूँ। वो तो मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपके पास आया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर मेरी माँ की तबीयत देख लीजिए। नंदू की बातें सुनकर मेडिकल स्टोर वाले आदमी को उस पर तरस आ जाता है और वो नंदू से कहता है, अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम सच बोल रहे हो। वैसे चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपनी माँ को खिला देना। और हाँ, तुम्हारे पास जब भी पैसे हों तुम मुझे वापस कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नंदू वो दवाइयाँ लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे घर में राशन पानी सब कुछ खत्म हो रहा था। घर की बिगड़ती स्थिति देखकर नंदू को बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नंदू रोता हुआ गणपति बाप्पा के मंदिर जाता है और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगता है। हे गणपति बप्पा, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे अपने सर से इस गरीबी को हटाऊं। मैं अपनी माँ को इस तरह भूखा प्यासा नहीं देख सकता, मुझे बहुत बुरा लगता है। नंदू ये सारी बातें गणपति बाप्पा से बोल ही रहा था कि तभी एक विपुल नाम का आदमी आता है और वो नंदू से बोलता है, भाई साहब, मैंने सुना है कि इस गांव में नंदू नाम का एक मूर्तिकार रहता है जो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंदू का घर कहाँ है? बताइए, क्या काम है आपको? मैं ही नंदू हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप ही नंदू हैं। भाई साहब, मुझे आपके पास से 100 मूर्तियां बनवानी है और मैंने आपका नाम बड़ा सुना है। लगता है कि गणपति बप्पा की कृपा है आपके ऊपर, तभी तो आपके हाथों में ऐसी कला है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, गणपति बप्पा की कृपा तो मुझ पर है ही। मैं अपने गणपति बप्पा से बहुत प्यार करता हूँ, विश्वास बहुत करता हूँ उनके ऊपर। बताइए, आपको कैसी मूर्ति बनवानी है? भाई साहब, मुझे सारे भगवानों की मूर्ति बनवानी है और सारी मूर्तियां आपसे ही बनवानी है। बस आप 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 100 मूर्तियां बनाकर दे दीजिए। ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए 100 मूर्तियां बनाकर तैयार कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए कुछ एडवांस पैसे, बाकी आपको जितना भी पैसा चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। नंदू बहुत खुश था, पहली बार उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला था। नंदू गणपति बाप्पा का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपने घर आ जाता है। ऐसे ही अगले दिन हिंदू मार्केट जाकर मूर्ति बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आता है और मूर्ति बनाने में लग जाता है। ऐसे ही समय बीता जाता है। देखते ही देखते नंदू बहुत बड़ा मूर्तिकार बन जाता है। उसने एक मूर्ति का शोरूम खोल लिया था। उस शोरूम में उसी के हाथ के बने हुए सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। उसकी ये तरक्की देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। ऐसे ही बेटा, मैंने कहा था ना कि गणपति बाप्पा हमेशा तेरे साथ है, वो कभी तुझे परेशान नहीं देख सकते हैं। देख, आज तेरा सपना पूरा हो गया। तू हमेशा से चाहता था ना कि तू एक बहुत बड़ा मूर्तिकार बने, और आज गणपति बाप्पा की कृपा से तू बहुत बड़ा मूर्तिकार बन गया है।
तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं तो कहती हूँ गणपति बाप्पा के नाम से आसपास के सभी लोगों को भंडारा खिला देते हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो सोच रहा था क्यों ना मैं गणपति बप्पा के नाम से अपने शोरूम में पूजा करवाऊं और एक भंडारा भी करवा दूं। हाँ हाँ, ये भी सही है। मैं कल ही पंडित जी के पास जाकर पूजा करने का सही मुहूर्त पूछ लेती हूँ। अगले दिन सुमन पंडित जी के पास जाती है और पूजा करने का सही मुहूर्त पूछती है। देखते ही देखते पूजा का दिन भी नजदीक आ जाता है। नंदू अपने ही शोरूम में गणपति बाप्पा के नाम से पूजा करवाता है और आसपास के सभी लोगों को भंडारा खिलाता है और इस तरह से नंदू अपने जीवन में हंसी खुशी गणपति बाप्पा का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है। एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक छोटा बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा एक मेहनती किसान थे, किंतु उनकी पत्नी बहुत ही बुरी औरत थी। वो केवल अपने बेटे सनी से प्यार करती थी और बंटी को हर समय डांटती रहती थी। बेचारा छोटा बंटी हर समय डरा डरा सा रहता था। वो घर का सारा काम करता था और बाहर का भी। उसकी चाची सनी से कोई काम नहीं कराती थी और उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को देती थी। एक दिन की बात है। अरे बंटी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? गायों को खाना खिला रहे हो। ये काम तो तुम्हारी चाची का है। तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए था। बंटी बेचारा डर जाता है क्योंकि उसकी चाची ने कहा था कि चाचा को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कि तभी चाची वहां आ जाती है। मैं ही तो सारा काम करती हूँ। वो तो आज जरा मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने बंटी से कहा कि गायों को चारा दे दे। अगर यही बात थी तो तुमने सनी को छुट्टी क्यों नहीं कराई? उसे भी काम के लिए रोक लेती। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंटी अनाथ नहीं है, मत भूलो। उसका चाचा उसके साथ है। फिर वो बंटी से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से अपने स्कूल जाओ क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पास है। पर चाचा जी, बहुत देर हो गई है। जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। उसके चाचा उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ आते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे घर की तरफ जा रहे थे कि तभी बंटी को रास्ते में पड़ी हुई एक छोटी सी लाल कार दिखाई देती है, जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। अरे वाह, कितनी सुंदर लाल रंग की कार है। अगर ऐसी बड़ी गाड़ी होती तो कितना मजा आता। अरे, इसका तो पहिया टूटा हुआ है। वो इधर उधर सब जगह देखता है, लेकिन उसे उस गाड़ी का पहिया कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है और उसे घिसकर उस कार के पहिए जितना लकड़ी का पहिया बनाकर उस कार में लगा देता है और फिर वो उस कार को अपने बैग में डालकर खुशी खुशी घर चल देता है। ये उसको अब तक का मिला पहला खिलौना था। उसकी चाची हमेशा अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आती थी। बंटी के पास कोई खिलौना नहीं था। वो बहुत खुश था कि उसे आज ही कार मिली है। शाम को उसकी चाची खाना बनाने लगती है। वो सनी को प्यार से खाना खिला रही थी कि तभी बंटी वहां आता है। चाची, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे खाने को कुछ दे दो। एक तो जब देखो ये खाने के लिए आ जाता है। ना जाने कितना बड़ा पेट है, जब देखो इसमें भरता ही रहता है। चाची उसे बची खुची रोटी खाने के लिए देती है। वो चुपचाप उस खाने को खा लेता है। रात को सभी सो रहे थे कि तभी सनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तुमने इसे ऐसा क्या खाने के लिए दे दिया? इतना भयानक दर्द। अब मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। बंटी भी सनी के लिए बड़ा परेशान हो जाता है। वो सनी को इस हालत में देखकर रोने लगता है और सोचता है कि काश उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती तो वो अभी सनी को शहर ले जाता। कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बंटी जल्दी से आओ सनी को लेकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बंटी इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि तभी उसे फिर आवाज आती है, अरे अरे उधर नहीं, आंगन में देखो, मैं यहां खड़ी हूं, जल्दी अपने भाई को लेकर आओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बंटी भागकर आंगन में जाता है तो हैरान हो जाता है। उसकी वही गाड़ी आंगन में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया भी लकड़ी का था। अरे ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जल्दी से सनी को लेकर आओ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम एक जादुई कार हो। रुको, मैं अभी सनी को लेकर आता हूँ। बंटी जल्दी से अंदर आता है और अपने चाचा चाची से कहता है कि सनी को गाड़ी में बिठाकर उसे शहर लेकर जाना है। कौन सी गाड़ी बेटा? हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है। चाचा, वहां आंगन में देखो, वो लाल रंग की जादुई कार। हमें जल्दी से सनी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए।
सभी लोग उस जादुई कार में सवार हो जाते हैं और जादुई कार हवा में बादलों से बातें करते हुए हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक जाती है। चाचा और चाची दोनों जल्दी से सनी को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर से दवाई दिलाने के बाद वो सनी के साथ वापस आते हैं और फिर जादुई कार में बैठकर वो घर आ जाते हैं। जादुई कार वापस से छोटी हो जाती है और बंटी के बैग में जाकर बैठ जाती है। क्यों रे बंटी, तू तो मुझसे बहुत बातें छुपाने लगा है। तेरे पास ये जादुई कार कहाँ से आई? सच बता, तूने आज तक जादुई कार से क्या क्या लिया है? नहीं नहीं चाची, आप गलत समझ रही हो। ये कार तो मुझे स्कूल से आते समय सड़क पर पड़ी मिली थी। ये इतनी बड़ी कार नहीं थी, ये तो छोटी सी कार थी और इसका एक पहिया टूटा हुआ था, तो मैंने लकड़ी का बनाकर लगा दिया। मुझे नहीं पता था ये जादुई कार है। अरे तुम बंटी पर क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम ये देखो ना कि उस कार ने हमारे बेटे की जान बचाई है। जाओ बंटी, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। लेकिन चाची के दिमाग में अभी भी वो जादुई लाल रंग की कार घूम रही थी। वो तरह तरह के मंसूबे बना रही थी कि किस तरह वो इस लाल जादुई कार का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। अगले दिन सुबह, अरे बंटी बेटा, अपनी वो जादुई लाल कार तो दिखाना। बंटी अपने बैग से लाल कार बाहर निकालता है। फिर चाची उसे हाथ में लेकर देखती है और बंटी से कहती है, क्यों ना हम इस गाड़ी का उपयोग घर की आमदनी बढ़ाने में करें? गांव के लोगों को शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो तुम स्कूल जाकर क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि तुम इस कार से उन लोगों को शहर लाने ले जाने का काम करना शुरू कर दो। बंटी अपनी चाची से बहुत डरता था। वो चाची की बात मान लेता है। चाची सबको बता देती है कि उनके पास में एक ऐसी जादुई कार है जो उन्हें हवा में उड़ाते हुए शहर ले जा सकती है। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। जो लोग शहर में काम करते थे वो सब अब बंटी की कार में बैठकर शहर जाने लगे। अरे वाह बंटी, तुम्हारी कार से आकर तो सारा समय ही बच गया आज। पहली बार मैं समय से काम पर जा रहा हूँ। बेटा शाम को भी समय पर आ जाना। सचमुच में आज का सफर कितना अच्छा रहा। न बसों में धक्के खाने पड़े, न सड़क के गड्ढों में ऊपर नीचे होना पड़ा। शाम को समय से आ जाना बंटी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सब मुझे इसी जगह मिल जाना, फिर मैं आप सबको इकट्ठा गांव ले चलूंगा। बंटी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी जादुई कार बोलती है, क्या हुआ बंटी, इन लोगों को तुमने टाइम से पहुंचा तो दिया है, फिर तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? मुझे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अगर मैं इसी तरह लोगों को ले जाने और लाने का काम करता रहूंगा तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी चाची तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। वो एक लालची औरत है। जैसे ही उसे पता चला तुम्हारे पास एक जादुई कार है, उसने तुम्हें काम पर लगा दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज की मेरी सारी क्लासेस छूट गई। तो तुम फिक्र क्यों करते हो? हम सुबह यहाँ लोगों को छोड़कर तुम्हारे स्कूल चलेंगे। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारी चाची भी नाराज नहीं होगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? फिर तो मजा आ जाएगा। पैसा कमाकर चाची को दूंगा तो वो भी नाराज नहीं होगी और वहीं मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। बंटी जल्दी से जादुई कार में बैठ जाता है और जादुई कार चुटकी बजाते स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। फिर वो जाकर अपनी क्लास लेने लगता है। ये देखकर सनी गुस्से में आ जाता है और बंटी से बोलता है, मैंने तुम्हें काम पर लगाया था और तुम यहाँ आकर फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगाऊंगा। नहीं नहीं, चाची से कुछ मत कहना, मैं अपना काम खत्म करके आया हूँ। लेकिन घर पहुंचकर सनी अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उधर बंटी शाम को सभी लोगों को लेकर जब गांव वापस आता है तो चाची उस पर नाराज होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, फिर तुम स्कूल में क्या कर रहे थे? चाची, अगर मैं पैसे कमाने में लग जाऊंगा तो मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? मैं सुबह उन लोगों को शहर छोड़ दूंगा, वहां से शाम को वापस ले आऊंगा, उसके बीच में स्कूल में पढ़ाई कर लूंगा। तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना करोगे, तुम सिर्फ पैसे कमा कर लाओगे। तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं और अपनी पत्नी की बात सुन लेते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तुम बंटी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हो। सोचो अगर इसके पास में वो जादुई कार ना होती तो तब तुम क्या करती? मैं ऐसा क्यों सोचूं, जबकि हमारे पास एक जादुई कार है और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बंटी, तुम्हें कोई जादुई कार की मदद लेने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे कमाने की। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर पैसे कमाने ही हैं तो उस कार को मैं चलाऊंगा। चाची को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाचा की बात के आगे कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन सुबह बंटी खुशी खुशी स्कूल जाता है और चाचा उसकी कार से लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं।
इस तरह वो खेतों में भी काम करने के लिए जाते और लोगों को इधर उधर ले जाने का भी काम करते, जिससे उनके घर की आमदनी डबल हो जाती है। बंटी के चाचा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें बंटी की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, और बंटी के लिए तो खासकर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जादुई कार, तुम हमेशा बंटी के साथ रहना, उसे कभी किसी मुसीबत में मत फंसने देना। इसी तरह समय बीत जाता है और बंटी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है। तब उसके चाचा उसे उसकी जादुई कार गिफ्ट में वापस कर देते हैं। अरे बंटी, आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई। तुम बहुत अच्छे हो जादुई कार, तुमने चाचा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लिया। चलो आज हम एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। और बंटी अपनी जादुई कार में बैठकर आसमान में बादलों से बातें करने लगता है।